मसरूर साहब एक बात बताइए, आपने जो कहा कि बांग्लादेश में ये सेंटीमेंट है, आप सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो इन कट्टरपंथियों का सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ढाका में, राजधानी में अगर ये हो रहा है तो ऐसी क्या मजबूरी है मोहम्मद यूनुस की कि ऐसे कट्टरपंथी लगातार वहां सिर उठा रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं दबा पा रहे मोहम्मद यूनुस ऐसे प्रोटेस्ट को? ये भी तो सवाल उठा है। आपको पहले मैं बता चुका हूं जी, ये दे आर playing with the emotion of Islamic minded people, okay? ये एक बड़ा दबाव है हमारा जो people are joining on that protest. Most of them 13 तारीख पर जो हुआ, गारमेंट्स वर्कर्स भी रास्ते पे आ गए थे ना। सबके सब एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकते। There could be a very minor part, but majority are not extremist. बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश में सब के सब, बांग्लादेश की जो आम आवाम है वो सब कट्टरपंथी नहीं हो सकते, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कट्टरपंथी जमात की तादाद बढ़ती नजर आ रही है बांग्लादेश में, वो अपने आप में कितनी बड़ी चिंता का सबब है। मेजर जनरल अशोक, किस तरह से आप देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था जिसमें खुलेआम आतंकी संगठनों के झंडे लहराते हुए ये बताया गया है कि कट्टरपंथी आज की तारीख में बांग्लादेश में कितने मजबूत हो चुके हैं। आपका ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से सही है। यह महज कुछ एक तत्वों का प्रदर्शन नहीं है। अगर आप 5 अगस्त 2024 की घटना देखें तो उसके एक साल के रनअप में ही इन ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी एफर्ट चल रहा था कि कैसे शेख हसीना का तख्ता पलट दिया जाए, और जब उनको बाहरी तत्वों का समर्थन मिला तो वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन उस सक्सेस के बाद में जो अभूतपूर्व चमत्कार हुआ है इन के फेवर में, वो एक एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले 8 महीने में जब से यूनुस सरकार आई है, उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के हित में या बांग्लादेश के विकास के लिए एक भी काम नहीं किया है जो कोई गिना सकता हो। किया क्या उन्होंने चीन के साथ रिश्ते बढ़ाए, उन्होंने पाकिस्तान को खुली छूट दे दी, ISI को बुलाया, उनके अधिकारियों को बुलाया, उनके आइटम्स को अपने पोर्ट में लाने की सुविधा दी, आर्म्स एम्युनिशन मंगाना शुरू किया। और इन सब में भी उसका प्रयास चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते बढ़ाने का जो मेन मकसद था, वो भारत के खिलाफ जो उसकी राजनीति है यूनुस की, वो उसमें सामने आती है। और अब जो दबदबा इन तत्वों का वहाँ पर हुआ, जिसका आपने कट्टरपंथी तत्वों का नाम लिया, जिस तरह से झंडे एंड ओपन वहाँ पर अपोजिशन चल रहा है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पर है। और वो धीरे धीरे भारत के सारे प्रयास के बावजूद भी इर्रिवर्सिबल रिलेशनशिप के स्टेज में जा रहा है। आपको याद होगा कि बिम्स्टेक के दौरान में हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी एक्शन लेने के बाद में भी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे बातचीत करने का आग्रह माना। बातचीत में भी अपनी तरफ से कोशिश की कि वो भारत की चिंताओं को कम से कम बांग्लादेश के भले के लिए समझें, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। अब ज़रूरत है कि भारत जो यूनुस सरकार के काम हैं उसको एक अलग दृष्टि से देखे। अभी एक उन्होंने कदम भी उठाया। आते हैं, देखिए इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि कट्टरपंथ की ये जो आग है, ये बांग्लादेश में किस तरह से नजर आ रही है और इसके चलते कैसे बांग्लादेश बर्बाद होने की कगार पर पहुंच रहा है, ये आखिर मोहम्मद यूनुस कब समझेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसका अंजाम फिलहाल जो नजर आ रहा है वो भयावह है। आप देखिए कि आज की तारीख में बांग्लादेश में अराजकता किस कदर बढ़ गई है। लूट हत्या के मामले बढ़े हैं, हिंसा जमकर हो रही है। यूनुस सरकार आने के बाद हिंसा में इजाफा हुआ है। पिछले साल 2200 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। टकराव की स्थिति का आलम यह है कि सेना और सरकार में मतभेद की भी खबर सामने आ रही है। यूनुस के तख्ता पलट की आशंका भी बनी हुई है। उद्योगों का हाल भी देख लीजिए। अब तक 140 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। बेरोजगारी चरम पर है। अगस्त से अब तक 1 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय, किस तरह से आप देख रहे हैं बांग्लादेश आखिर किस कगार पर पहुंचता नजर आ रहा है, अंजाम क्या हो सकता है?
बिल्कुल चिंता का विषय है और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, आर्मी है, पुलिस है, सरकार है, कोई तालमेल नहीं है पुलिस बिल्कुल भी, क्योंकि पुलिस के साथ जिस तरीके की जाती हुई उसके बाद पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो आतंकी संगठन IS है, JMB है, बांग्ला भाई थे, हुजी भी थे, ये कई आतंकी संगठन वहाँ पे रहे हैं। 2001 से 2006 के बीच में वहाँ जब BNP की सरकार थी वो जमात इस्लाम और इस्लामिक ओक्योजोत से समर्थित थी, लेकिन उसके बाद जब शेख हसीना रही तो ये डोरमेट रहे, अंडर डोरमेट रहे और ये बहुत इनका प्रभुत्व खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, और मोहम्मद यूनुस की अगर सरकार का कंपोजिशन देखेंगे, जो उनके एडवाइजर्स हैं वो ज़्यादातर उसी ही जमात इस्लाम और BNP बैकग्राउंड के हैं, और वो कट्टरवाद को और जो कट्टरवादी ताकतें हैं जमात इस्लाम है उनको आगे फ्रंट पे रख के काम कर रहे हैं, और उनको वर्चस्व मिल रहा है, पाकिस्तान का मिल रहा है। तो ये आज फिर से वापस से अपना वजूद बनाए हुए हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि देखिए किसने क्रिएट किया, तालिबान किसने क्रिएट किया, मुजाहिदीन किसने क्रिएट किया, अमेरिका ने। और ये जो जमात इस्लाम को वापस से लेके आए हैं और ये ISI और अलकायदा के जो झंडे बुलंद हो रहे हैं, इसमें अमेरिका इसके लिए कल्प्रिट है। आज वो कल रिग्रेट करेंगे, लेकिन उन्होंने जो जिस तरीके का ये डेमोक्रेसी और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए ये काम किया है, ये पूरे जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मुझे लगता है कहाँ तो ये कहा जा रहा था कि भाई ये बाइडेन के पिट्ठू हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो भी हालात जस के तस हैं। हालात में कोई बदलाव तो बांग्लादेश के मद्देनजर नजर नहीं आया ट्रंप के आने के बाद। बिल्कुल सही बात की। समस्या क्या है कि मोहम्मद यूनुस के पास में कोई लेजिटिमेसी नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, सारी प्रॉब्लम्स है। अब वो क्या करता है, कभी पाकिस्तान की गोद में बैठता है, कभी चीन की गोद में बैठता है अपने समर्थन को जुटाने के लिए, क्योंकि आज उस पर और इसीलिए वो चुनाव नहीं करा रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर दबाव है। जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो BNP हो, अवामी लीग हो, उन पर दबाव है कि चुनाव करा के एक लेजिटिमेट सरकार को लेके आइए, ताकि जो कट्टरपंथी जो ताकतें वहां मजबूत हो रही है उनको खत्म कर। देखिए ये बात सही है जो जर्नलिस्ट ने ये बात कही कि बांग्लादेश में एक बड़ा तबका अभी भी बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये जो खतरनाक तत्व है जो 1971 में भी इन्होंने बंगालियों का कत्ल कराया, जेनोसाइड कराया, ये जमात इस्लाम के लोग हैं, वहां पे वापस से अपना झंडा। सही बात है। और ये जो कट्टरपंथी हैं, ये बांग्लादेश की जो लिबरल आवाम है उनके भी विरोधी हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और अमेरिका का आपने रुख किया, अमेरिका का आपने जिक्र किया, बताया कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट किस कदर है। मुझे लगता है करुणा अब हम अगली जो अपनी स्टोरी है वो ले सकते हैं और अमेरिका के रोल पर अब बात की जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए समीर, अमेरिका भी कंफर्म कर रहा है कि कैसे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथ है उसकी आग भड़की हुई है, या अमेरिका से कैसे कंफर्मेशन मिल रहा है। यह दरअसल अब दर्शकों को हम बताने वाले हैं पॉइंट वाइज। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ कैसे उत्पीड़न हो रहा है, खासतौर पर जो हिंदू है, जो बौद्ध हैं, जो ईसाई है, वो काफी लंबे वक्त से वहां पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्याएं वहां पर होती हैं। ढाका में इस्लामी खलीफा के साथ शासन की जो विचारधारा है उसको लगातार हवा दी जा रही है। तुलसी गबार्ड जो निदेशक है अमेरिकी खुफिया विभाग, उनकी तरफ से कहा गया है